क्या आपको पता है कि अकाउंटेंट क्या होता है? आखिर ये अकाउंटेंट करता क्या है? ये बिजनेस कितने टाइप का होता है? ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस बिजनेस क्या होता है? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है? एनजीओ क्या होता है? ट्रस्ट और सोसाइटी होते क्या हैं? फर्म और कंपनी क्या होते हैं? क्या एक अकाउंटेंट का काम सभी तरह के बिजनेस में एक जैसा होता है? अगर नहीं तो क्यों? अगर आपको भी इन सवालों के जवाब चाहिए तो मेरे साथ ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। अकाउंटेंट, द बैकबोन, द ट्रस्ट फैक्टर, डिसीजन मेकिंग पार्टनर, compliance and tax advisor, and business financial health reporter। अकाउंटेंट, मुनीम या लेखाकार। एक अकाउंटेंट मुनीम और एक बिजनेस व्यापार में के बीच एक का रिश्ता सिर्फ पैसों का हिसाब रखने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह बहुत गहरा, भरोसेमंद और रणनीतिक होता है। अगर बिजनेस एक गाड़ी है तो अकाउंटेंट उसका डैशबोर्ड है, जो बताता है कि गाड़ी में कितना ईंधन, पैसा बचा है, गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है और आगे कोई खराबी तो नहीं आने वाली है। इसके बीच संबंध को हम समझेंगे आगे। बिजनेस की रीढ़ की हड्डी, द बैकबोन। एक अकाउंटेंट बिजनेस के हर छोटे बड़े लेन देन, ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखता है। बिना अकाउंटेंट के किसी भी बिजनेस को यह पता लगने में भारी दिक्कत होगी कि उसे कितना कमाया, कितना खर्च किया और उसे असल में मुनाफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। सबसे भरोसेमंद साथी, द ट्रस्ट फैक्टर। एक अकाउंटेंट के पास बिजनेस के सारे राज, बैंक अकाउंट की डिटेल्स और प्रॉफिट मार्जिन की पूरी जानकारी होती है। इसलिए एक बिजनेस और अकाउंटेंट के बीच अटूट विश्वास का रिश्ता होता है। एक अच्छा अकाउंटेंट बिजनेस के प्रति पूरी तरह वफादार होता है। निर्णय लेने में मददगार, डिसीजन मेकिंग पार्टनर। बिजनेस के मालिक, सीईओ या बिजनेसमैन के पास विजन होता है, लेकिन अकाउंटेंट के पास डाटा होता है। क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए? क्या किसी नई जगह दुकान खोलनी चाहिए? क्या नए कर्मचारियों को नौकरी पर रखने का बजट है? इन सब बड़े फैसलों में अकाउंटेंट सटीक आंकड़े देकर मालिक को सही फैसला लेने में मदद करता है। अगर कानूनी और टैक्स का रक्षक, कंप्लायंस एंड टैक्स एडवाइजर। हर बिजनेस को सरकार के नियमों का पालन करना होता है, जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स और अन्य कानूनी फॉर्मेलिटीज। अकाउंटेंट बिजनेस को कानूनी झंझटों और पेनाल्टी से बचाता है और टैक्स बचाने के सही और कानूनी तरीके, प्लानिंग भी बताता है। डॉक्टर और मरीज का रिश्ता, फाइनेंशियल हेल्थ। जैसे एक डॉक्टर मरीज की नब्ज देखकर उसकी सेहत बताता है, वैसे ही एक अकाउंटेंट बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देकर बिजनेस की आर्थिक सेहत बताता है। वह समय रहते चेतावनी देता है कि कहाँ फिजूल खर्ची हो रही है और कहाँ सुधार की जरूरत है। बिजनेस मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। आइए इन्हें समझते हैं। पहला, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसमें कच्चा माल खरीद कर उसे नया सामान बनाया जाता है, जैसे मोबाइल बनाने वाली कंपनी, कपड़े की मिल या कार की फैक्ट्री। दूसरा, ट्रेडिंग या मर्चेंडाइज बिजनेस। इसमें आप खुद कुछ नहीं बनाते, आप नया बनाया सामान कम कीमत पर खरीदते हैं और मुनाफा जोड़कर उसे ग्राहकों को बेच देते हैं, जैसे किराने की दुकान, कपड़े का शोरूम या थोक व्यापारी। तीसरा, सर्विस बिजनेस। इसमें कोई सामान नहीं बेचा जाता है, बल्कि लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से हुनर या सेवा प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए डॉक्टर, वकील, कोचिंग क्लासेस, प्लम्बर या सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी। चौथा, हाइब्रिड बिजनेस। इसमें ऊपर दिए गए प्रकारों का मिश्रण होता है। उदाहरण के लिए एक रेस्टोरेंट जहां खाना खुद बनाया भी जाता है, मैन्युफैक्चरिंग और ग्राहकों को परोसा भी जाता है।
सर्विस दोनों दिए जाते हैं। बिज़नेस के बुनियादी ढाँचे। होम बेस्ड कंपनी फर्म यह आम तौर पर साझेदारी वाले बिज़नेस के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे प्रोप्राइटरशिप या ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। इसमें बिज़नेस और उसके मालिक को कानून की नज़र में एक ही माना जाता है। अगर बिज़नेस डूबा तो मालिक की प्रॉपर्टी भी खतरे में आ जाती है। दूसरा है कंपनी। यह कानूनी रूप से पंजीकृत इकाई, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कानून की नज़र में कंपनी एक अलग व्यक्ति है और इसके मालिक शेयर होल्डर अलग होते हैं। इसमें मालिकों की निजी संपत्ति पूरी तरह सुरक्षित रहती है। प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व। जब कोई एक अकेला व्यक्ति पूरा बिजनेस संभालता है तो उसे प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। भारत में लगभग 70 से 80% छोटी दुकानें इसी तरह चलती है। मालिक एक व्यक्ति होता है, दायित्व असीमित होता है। यदि बिजनेस पे कर्ज होता है तो उसे चुकाने के लिए मालिक को अपना घर, गाड़ी, निजी संपत्ति भी बेचनी पड़ सकती है। फायदे। इसे शुरू करना सबसे आसान और सस्ता है। किसी सरकारी रजिस्ट्रेशन की अनिवार्य शर्त नहीं होती। बस जीएसटी, लोकल गुमास्ता लाइसेंस चाहिए होता है। सारे फैसले आपके हाथ में होते हैं और मुनाफा भी आपका होता है। नुकसान। बिजनेस के नाम पर कोई अलग पैन कार्ड नहीं बनता। मालिक का पैन कार्ड ही बिजनेस का पैन कार्ड होता है। इसमें बाहर से बड़ी फंडिंग उठाना या बैंक से बड़ा लोन लेना बहुत मुश्किल होता है। पार्टनरशिप फर्म साझेदारी। जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर मुनाफे के लिए कोई बिजनेस शुरू करते हैं, इसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत चलाया जाता है। सदस्य कम से कम दो और अधिकतम 50 पार्टनर हो सकते हैं। दायित्व असीमित और संयुक्त होता है। इसका मतलब ये है कि अगर बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ तो दूसरा पार्टनर भाग गया तो अकेले आपको अपनी जेब से पूरा कर्ज चुकाना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड यह सबसे जरूरी दस्तावेज है। इसमें लिखा होता है कि कौन कितना पैसा लगाएगा, किसका कितना मुनाफा होता है और किसका क्या काम होता है। पंजीकरण। इसका पार्टनरशिप डीड का पंजीकरण ऑप्शनल है, लेकिन भविष्य के कानूनी विवादों से बचने के लिए फर्म रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर करा लेना ही समझदारी है। लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एलएलपी यह पारंपरिक पार्टनरशिप का एक आधुनिक रूप है जिसे एलएलपी एक्ट 2008 के तहत लाया गया। यह पार्टनरशिप और कंपनी दोनों के फायदे को मिलाता है। सदस्य कम से कम दो पार्टनर, अधिकतम कोई सीमा नहीं है। दायित्व इसमें दायित्व सीमित होता है। अगर पार्टनर की जिम्मेदारी सिर्फ उसके द्वारा लगाए गए पैसे तक सीमित होती है। किसी एक पार्टनर की गलती या धोखेबाजी की सजा दूसरे पार्टनर को नहीं भुगतनी पड़ती। निजी संपत्ति सुरक्षित रहती है। अनुपालन कंप्लायंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तुलना में इसमें सरकारी कागजी कार्रवाई और ऑडिट के नियम थोड़े आसान और कम खर्चीले होते हैं। वन पर्सन कंपनी ओपीसी एक व्यक्ति की कंपनी 2013 के नए नियम कंपनी कानून में इसे शामिल किया गया है। यह उन लोगों के लिए वरदान है जो अकेले बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन प्रोप्राइटरशिप के असीमित जोखिम से बचना चाहते हैं। सदस्य केवल एक भारतीय नागरिक होता है। डायरेक्टर और शेयर होल्डर बन सकता है। नॉमिनी इसमें नॉमिनी का नाम देना अनिवार्य होता है ताकि मालिक को कुछ होने की स्थिति में वह कंपनी संभाल सके। लायबिलिटी सीमित होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पीवीटी एलटीडी स्टार्टअप्स और बढ़ते हुए बिजनेस के लिए यह भारत में सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित स्वरूप है। इसे कंपनी एक्ट 2013 के तहत एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ
ऑपरेटिव अफेयर में रजिस्टर किया जाता है। सदस्य कम से कम 2 और अधिकतम 200 लोग शेयर होल्डर हो सकते हैं। न्यूनतम 2 डायरेक्टर होने जरूरी हैं। दायित्व सीमित होता है। शेयर होल्डर की जिम्मेदारी सिर्फ उनके शेयर की वैल्यू तक सीमित होती है। फंडिंग और लोन वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसमें शेयर आसानी से ट्रांसफर किए जा सकते हैं। नियम इसमें हर साल ऑडिट कराना, बोर्ड मीटिंग कराना और एमसीए को एनुअल रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होता है। इसमें कागजी कार्रवाई और मेंटेनेंस का खर्च थोड़ा ज्यादा होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसमें यह बहुत बड़े स्तर के बिजनेस के लिए होता है जो आम जनता से पैसा जुटाना चाहते हैं। सदस्य कम से कम 7 सदस्य होने जरूरी हैं। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। कम से कम 3 डायरेक्टर की जरूरत होती है। पब्लिक शेयर यह कंपनी शेयर बाजार स्टॉक मार्केट जैसे बीएससी या एनएससी पर लिस्ट होकर आम जनता के लिए आईपीओ ला सकती है और शेयर्स बेचकर करोड़ों रुपए जुटा सकती है। दायित्व सीमित होता है। नियम और कानून इस पर सरकार एमसीए और सीबीआई एससीबीआई सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की कड़ी नजर होती है। इसके नियम बेहद कड़े होते हैं और यह तिमाही क्वार्टर अपनी वित्तीय रिपोर्ट जनता के सामने रखनी पड़ती है। हिंदू अविभाजित परिवार HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यह भारत के पारंपरिक पारिवारिक ढांचे को टैक्स के दायरे में सहूलियत देने के लिए बनाया गया है। इसमें पूरा पूरा परिवार मिलकर एक बिजनेस यूनिट की तरह काम करता है। परिवार में जन्म लेते ही कोई भी बच्चा इसका सदस्य बन जाता है। परिवार का मुखिया या सबसे बड़ा व्यक्ति कर्ता कहलाता है। बिजनेस के सारे फैसले वही लेता है। कर्ता का दायित्व असीमित होता है जबकि बाकी सदस्यों का सीमित होता है। फायदा आयकर विभाग इनकम टैक्स HUF को एक अलग व्यक्ति की तरह देखता है। इसका अपना अलग पैन कार्ड बनता है। इससे परिवार को टैक्स में बहुत मदद मिलती है। यह सुविधा हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध परिवारों को दिया जाता है। सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी यह पूरी तरह से मुनाफे के लिए नहीं बल्कि अपने सदस्यों को की आपसी मदद और कल्याण के लिए बनाई जाती है। सिद्धांत एक सदस्य एक वोट चाहे कितना भी पैसा लगाया हो सबका अधिकार बराबर होता है। सदस्य मिलकर एक कमेटी चुनते हैं जो समिति को चलाती है। भारत में अमूल और इफिको इसके सबसे बड़े सफल और उदाहरण हैं। यहाँ किसान और उत्पादक मिलकर काम करते हैं। गैर लाभकारी संस्थाएं नॉन प्रॉफिट एनजीओ स्ट्रक्चर यदि आपका मकसद बिजनेस करके कुछ अमीर बनना नहीं बल्कि समाज की सेवा करना है तो ये 3 विकल्प होते हैं। पहला सेक्शन 8 कंपनी यह एक ऐसी कंपनी होती है जो सिर्फ और सिर्फ चैरिटी, शिक्षा, कला, विज्ञान, खेल या पर्यावरण की भलाई से के लिए बनाया गया है। इस कंपनी को जो भी मुनाफा या डोनेशन मिलता है उसे मालिकों में नहीं बांटा जा सकता। उस पैसों को आपस में वापस उसी सामाजिक कार्य में लगाया जाता है। इसे सरकार की तरफ से टैक्स में कई तरह की बड़ी छूट मिलती है और इसे अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसकी विश्वसनीयता बहुत ऊंची होती है। ट्रस्ट जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति या पैसा किसी सामाजिक या धार्मिक काम के लिए दान करता है तो वह ट्रस्ट बनाता है। पब्लिक ट्रस्ट जो आम जनता की भलाई के लिए हो जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल। प्राइवेट ट्रस्ट
जो किसी खास परिवार या व्यक्ति के फायदे के लिए बनाया जाता है। इसे ट्रस्टी संभालते हैं और यह इंडियन ट्रस्ट 1882 के तहत रजिस्टर्ड होता है। सोसाइटी जब कई लोग मिलकर किसी एक कॉमन सामाजिक, साहित्यिक या वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए एक साथ आते हैं। इसे शुरू करने के लिए कम से कम 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है। यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड होता है। आपके इलाके रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, स्पोर्ट क्लब, चैरिटेबल क्लब इसी के उदाहरण हैं। त्वरित तुलना तालिका, कंपैरिजन टेबल। इस टेबल को देखकर अभी तक मैंने जितना बताया है आपको, आप समझ सकते हैं बिजनेस के प्रकार को, उसमें न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए, बिजनेस में दायित्व किस पे जाता है और कितना होता है, मुख्य बिजनेस का मुख्य उद्देश्य और उसका उपयोग क्या होता है।